मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी का साक्षात दर्शन करने का, उनका सानिध्य प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। शेखावटी में जब पहली बार आया तो विद्वानों की तलाश में वहाँ तक पहुँचा था और उनसे उनका दर्शन भी हुआ था, उनसे सत्संग भी हुई थी, चर्चाएं भी हुई थी और लगातार मैं संपर्क में रहने की कोशिश करता था। ये अलग बात है कि बहुत लंबे समय तक उनका भौतिक सानिध्य नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन मित्रों, अभी आचार्य जी और उनकी परंपरा पर चर्चा हो रही थी। भारत की ज्ञान परंपरा पर चर्चा होती रहती है। आचार्य को गए या आचार्य का जीवन और आज का जीवन, उस दोनों के बीच में बहुत लंबा अंतराल नहीं है, लेकिन दोनों समय उस कम समय के अंतराल के संस्कार में लंबा अंतराल हो गया है। जिस आशा आकांक्षा के साथ हम समाज की तरफ देखते हैं, युवाओं की तरफ देखते हैं, आम जन की तरफ देखते हैं, राष्ट्र के विकास के लिए जो आशा आकांक्षा करते हैं, कभी कभी निराशा मिलती है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी निराशा मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम विषम परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों के बीच में युवाओं का आह्वान करते हुए, राष्ट्र का आह्वान करते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख लिया जो 2047 में बनना है। यह विकसित राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं बनेगा, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से भी नहीं बनेगा, तो फिर बनेगा कैसे? उसी को ध्यान में रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से पंचप्रण का आह्वान किए, पंचप्रण का संकल्प किए कि राष्ट्र को वास्तव में विकसित होना है, समाज को वास्तव में विकसित होना है, तो पंचप्रण को ध्यान में ही नहीं रखना होगा, बल्कि उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। उसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसने भी पंच परिवर्तन की परिकल्पना की। ये पंच परिवर्तन की परिकल्पना कोई नई नहीं है, लेकिन बार बार चीज़ों को याद करने की, याद दिलाने की, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता होती है। तो ये पंच परिवर्तन की जो परिकल्पना हुई, वो उस भारत की ज्ञान परंपरा को, उस भारत की सामाजिक व्यवस्था को, उस राष्ट्र के वैभव के को केंद्र में रख करके पंच परिवर्तन की परंपरा एक तरह से परिकल्पना हुई, जिस पर देश भर में, राष्ट्र भर में चहुओर लगातार बातचीत हो रही है। मुझे भी मन हुआ कि इसी बात पर बात की जाए, क्योंकि अगर सच में आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी की परंपरा को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की परिवार समाज परंपरा को अगर जीवंत बनाना है, सजीव बनाना है और दुनिया के लिए प्रेरक बनाना है, तो फिर इस पंच परिवर्तन को लगातार याद करने की और उस पर काम करने की ज़रूरत है। पंच परिवर्तन के केंद्र में जो विषय है, उसको 5वें नंबर पर हम लेते हैं। 4 पर बात नहीं करेंगे, 1 पर ही बात करेंगे, क्योंकि 5 पर बात करने के लिए 5 घंटे कम से कम चाहिए। और चूँकि सम्मान मूर्ति हमारे मित्र को का हवाई जहाज़ भी है, उनको जाना भी है, उनके जाने से पहले मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। पंच परिवर्तन में जो स्वबोध की बात आई, जिस स्वबोध और स्वदेशी 2 चीज़ को लेकर के केंद्र में रखा गया है। स्वदेशी पर हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन स्वबोध भूलते जा रहे हैं। जिस एकात्म की बात होती है, जिस शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि की बात की, जो हमारी शक्ति हमारे भीतर है,
जो हमारे स्वबोध की भारत की जो परंपरा है वो कई कई दृष्टि से, व्यक्ति के रूप में भी और संस्कार के रूप में भी, जो स्वबोध हमारा है, हमारा जो आत्मगौरव है, उसको लगातार ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये स्वबोध और स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब सिर्फ वही नहीं जो भारत में चीज़ें हैं, भारत में बन रही है, बल्कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। स्वदेशी जो हमारे मूल स्वभाव की चीज़ है, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारे मूल स्वभाव का है तो हमारा है। तो स्वदेशी और स्वबोध के आह्वान के साथ कि हम में आत्मबोध, आत्मगौरव, स्व का भाव उत्पन्न हो, जिससे समाज का, राष्ट्र का एक तरह से परिवर्तन होगा और राष्ट्र की जो परिकल्पना हम कर रहे हैं उस तरह का राष्ट्र हमारे समक्ष उपस्थित होगा। तो स्वबोध के और इस भारतीयता, एक तरह से स्वदेशी के साथ साथ जो दूसरा विषय रखा गया वो पंचप्रण से मिलते जुलते विषय हैं, सिर्फ शब्द बदले हुए हैं, जिसमें नागरिक सम्मान की बात या नागरिक बोध की बात या जवाबदेही की बात, जिम्मेदारी की बात आती है कि हम नागरिक हैं। नागरिक की जवाबदेही क्या है, नागरिक की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसको अगर हम भूल जाएंगे तो दूसरे को दूसरे की जिम्मेदारी ध्यान दिलाते रहेंगे तो कोई न समाज का हित होगा, न राष्ट्र का हित होगा, न अपना हित होगा। इसलिए मैं जिस परिवेश से आया हूँ वो महाराष्ट्र का परिवेश है, और महाराष्ट्र में नागरिक बोध या जवाबदेही एक तरह से हमें पूरे देश में मिलता है, लेकिन जो राजस्थान की परंपरा, जैसे हमने देखा कि घर को साफ करना है तो हम अपने घर को साफ करने के साथ साथ अपने दरवाजे के आधे सड़क को भी साफ करते हैं, सामने वाला भी आधे दरवाजे को साफ करता है। उसको साफ करने के लिए हम किसी स्वीपर की, नगर पालिका के किसी कर्मचारी का इंतजार नहीं करते हैं, और सब अपने जब घर के आगे का साफ करते हैं तो पूरा का पूरा गली साफ हो जाता है। तो या अगर कहीं कोई गंदगी हो रही है, कहीं कोई अव्यवस्था हो रही है, कहीं कोई गलत कर रहा है, तो उसको टोकने की, क्योंकि अगर हम उसको नहीं टोकेंगे तो फिर वो एक तरह से उसका आदत बनेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और दूसरे को प्रेरित करना भी हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे को सन्मार्ग पे लाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अपने नागरिक जिम्मेदारी का वहन करना, और उसके साथ पर्यावरण की चिंता, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, पर्यावरण को कैसे संतुलित रखें, इकोसिस्टम कैसे ठीक रखें, इसके साथ सामाजिक समरसता का विषय कि सामाजिक समरस कैसे हो, ऊंच नीच की बात कैसे खत्म हो, समाज में जो एक तरह से विभेद है उसको कैसे खत्म करें। लेकिन इन सब के केंद्र में या इन सब का जो मार्ग है ये चारों तक पहुंचने का, वो कुटुंब प्रबोधन का है, परिवार का है। क्योंकि परिवार, समाज और राष्ट्र, अगर परिवार का विकास ठीक से हो रहा है तो समाज का विकास ठीक से होगा, समाज का विकास ठीक से हो रहा है तो राष्ट्र का विकास ठीक से होगा। तो इसलिए अपने कुटुंब को, परिवार को केंद्र में रखना, और ये परिवार हमारे समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार है, लेकिन छोटी इकाई अगर हमारी ठीक हो जाए तो बड़ा राष्ट्र हमारा अपने आप ठीक दिखेगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन समस्या घर में है, और वो जो परिवार है वो व्यक्ति उसकी इकाई है। तो परिवार किस तरह से संस्कारवान हो, उदाहरण एक दिख रहा है, लेकिन अनेक उदाहरण नहीं दिखते हैं। एक उदाहरण जोशी परिवार दिख रहा है, कुछ उदाहरण समाज में दिख जाते हैं, लेकिन तुलना जब करते हैं तो कम दिखते हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तभी राम राज्य और रावण राज्य में अंतर भी होता है। राम राज्य में भी कुछ बुरे लोग होंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से अच्छे लोग ज़्यादा होंगे। जब अच्छे लोग ज़्यादा समाज में होते हैं तो रामराज होता है। ज़्यादा परिवार अगर संस्कारवान है, ज़्यादा परिवार अगर ज्ञानवान है, ज़्यादा परिवार अगर मूल्यवान है, ज़्यादा परिवार अगर दिशा दिखाने लायक है, उदाहरण है, तो समझिए कि समाज हमारा सुंदर बनेगा, समरस बनेगा, ज्ञानी बनेगा, संस्कारी बनेगा।
तो इस कुटुंब प्रबोधन या परिवार के साथ संवाद, ये बड़ा बड़ा विषय बन गया है आज के दिन में, क्योंकि हम दुनिया भर से संवाद करते हैं लेकिन अपने परिवार से ही संवाद नहीं करते हैं। ये बड़ी समस्या है। ये एक भारत की क्या दुनिया की समस्या है? दुनिया की तो पहले ही समस्या रही है, सदियों से समस्या रही है। भारत की सदियों से ये समस्या नहीं रही है, लेकिन भारत की आज ये समस्या बन गई है। उसके कारण तमाम हो सकते हैं, लेकिन कारणों का निवारण करके ही हमें आगे बढ़ना है। तो परिवार में जो संवाद होना चाहिए, उस संवाद, प्रणाम भाई साहब, तो जो परिवार के भीतर संवाद कम हो रहा है, वो संवादहीनता, हम बाहर कितना भी बोल लें लेकिन भीतर से खोखलापन रहता है। अगर परिवार के साथ में संस्कार नहीं है तो बाहर हम कितना भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में संस्कार की बात कर ले, वो संस्कार, क्योंकि बच्चे को अधिकांश समय, माँ बाप को अधिकांश समय घर में परिवार में रहना होता है। तो परिवार जो सबसे छोटी इकाई लेकिन महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन दुर्भाग्य से आज के दिन में परिवार एक घर में होता है और एक घर में एक कमरे में लोग होते हैं और एक कमरे में एक बिस्तर पर होते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं होते हैं। कष्टदायी स्थिति है। उसके तमाम कारण है। एक कारण ये आधुनिक जो डिजिटल विचलन है, वो भी एक बड़ा कारण है। डिजिटल विचलन बहुत बड़ा कारण बन गया है। वो एक शक्ति हो सकती है, लेकिन शक्ति से ज़्यादा सीमा हमारी बनती जा रही है। शक्ति का हमें आराधन करना चाहिए, शक्ति का हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसकी सीमाओं को देख करके उसका परित्याग भी करना चाहिए। हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन व्रत होना चाहिए, साल में 9 दिन नवरात्रि की व्रत होनी चाहिए, लेकिन इस डिजिटल का व्रत 1 घंटे भी नहीं हो पा रहा है, कुछ मिनट भी नहीं हो पा रहा है वो व्रत, और वो हमारे दिल और दिमाग दोनों को खराब कर रहा है। जो भोजन का जो शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है वो तो कुछ कम पड़ता है, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी पड़ता है। और वो जो विचलन है, उसकी वजह से जो परिवार में संवाद कम हुआ है, उसको कैसे ख़त्म करें। राजभवन में जाते हैं, विश्वविद्यालय के गेट अधिकारी के कमरे में जाते हैं, मोबाइल को बाहर रख करके जाते हैं। क्या घर में भी ऐसी कोई व्यवस्था, जगह बनाई जाए क्या कि वहाँ पर सारे मोबाइल को कम से कम 2-4 घंटे के लिए रख दिया जाए? कि अगर 2-4 घंटे के लिए घर में एक कोना बनाया जाए जहाँ पर मोबाइल को रख दिया जाए, तो सब लोग मजबूरी में ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत करेंगे। अभी खाने के टेबल पर भी मोबाइल, बेडरूम में भी मोबाइल, ड्राइंग रूम में भी मोबाइल, हर जगह मोबाइल। तो ये संवाद को कम कर रहा है, और जब संवाद को कम कर रहा है तो न चाहते हुए विवाद बढ़ रहा है। परिवार के भीतर जो विवाद बढ़ रहा है वो पति पत्नी का जितना बढ़ रहा है, वो तो दोनों थोड़े समझदार हैं, फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं लड़ झगड़ करके। लेकिन जो बच्चों का विवाद बढ़ रहा है, भाई और बहन का विवाद बढ़ रहा है, भाई भाई का विवाद बढ़ रहा है, बहन बहन का विवाद बढ़ रहा है, वो बड़ा कष्टदायी है। उसको आप कितना भी समझा लीजिए, उसकी समझ से परे है, क्योंकि उसको वो अपने आप को अधिक ज्ञानी उस मोबाइल की वजह से समझता है। जो रील देखता है उसको रियल समझ लेता है, जबकि रील और रियल में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उस रियल को समझ करके कभी कभी घर में रहने वाली पत्नी भी उस रील को देख करके रियल समझ लेती है, कभी कभी पुरुष भी घर में उस रील को रियल समझ लेता है, और फिर उसी तरह से आचरण करने लगता है, या उसी तरह से सामने से उम्मीद करने लगता है कि ऐसा होगा। तो ये जो एक बड़ी समस्या है, उसको हमें खत्म करना है। किस तरह से हम अपने घर में पड़ोसियों को बुलाएं और पड़ोसियों के घर में खुद जाएं, ये भी खत्म हो गया। पहले महानगरों में खत्म हुआ था, अब सब जगह खत्म हो गया है। गांव में भी खत्म हो गया, गांव में बल्कि ज़्यादा खत्म हो गया। महानगरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता आती है, एक सर्किल है। उसके बाद तो अब अपने अपने फ्लैट में रह करके लोग दुखी हो गए हैं, तो कॉमन प्लेस सोसाइटी में बनाने लगे हैं। लेकिन गाँव में वो चौपाल जो कॉमन प्लेस था वो गायब हो गया। गांव में वो बड़ी समस्या हो गई है।
कोई पड़ोसी से इंटरेक्ट करने की नहीं। दीपावली के दिन, होली के दिन पहले जाते थे प्रसाद बांटने के लिए गांव में, सबके घर घर घूम घूम करके दीपावली के दिन प्रसाद बांटते थे। लेकिन अभी वो परंपरा खत्म हो रही है। अभी जो है दीपावली था तो हमने कहा दीपावली मिलन महीने भर होना चाहिए, और हमने अपने विश्वविद्यालय में दीपावली मिलन जो है बहुत देर से किया। मैंने कहा जब नगर की दीपावली मिलन खत्म हो जाए तब भी याद रहना चाहिए कि दीपावली एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि रोज का हमारा त्यौहार होना चाहिए। रोज मिलन का त्यौहार होना चाहिए। रोज हमें अपने कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ बैठना चाहिए। ये अगर खत्म होगा तो फिर समस्याएं बढ़ी हैं। परिवार की जो समस्या है वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। सबके परिवार में, बाहर भले ही कम हो लेकिन भीतर ज़्यादा है। तो इसलिए जो संस्कार है, जिस संस्कार की बात हो रही है, जो छोटा बच्चा दादाजी को सुन करके और श्लोक याद कर ले रहा है साहब, और हम रटा करके नहीं याद करवा पा रहे हैं स्कूल कॉलेज में। आखिर वो संस्कार से याद कर पा रहा है, रटाने से याद नहीं कर पाएगा। वो संस्कार कहाँ गायब हो रहा है? अभी मैं अपने बेटे से पूछूं कि बेटा मेरे पिताजी के बारे में बता, उसको कुछ नहीं पता है। मैं पूछूं अपने बेटे से कि बेटा मेरा गांव कहाँ है, उसको कुछ नहीं पता है। तो महाराष्ट्र के हो कि उत्तर प्रदेश के हो कि बिहार के हो कि राजस्थान के हो, उसको इतना भी नहीं पता है। अब सोचिए कि आगे क्या होगा। हम जो ये पीढ़ी है, जो यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, ये तो ऐसी पीढ़ी है जो गांव और शहर के बीच में लटकी हुई है। कभी गांव भी चली जाती है 6 महीने में, साल भर में। जो इसके बाद वाली जो पीढ़ी है उसको तो गांव पता भी नहीं, उसका गांव से कोई संवेदनात्मक या एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है। अब सोचिए कि हम गांव में हमारी जमीन होती है, उस जमीन को बचाने के लिए कितना संघर्ष होता है, कितना उस धरती, जिस तरह से धरती माता से प्यार होता है वैसे घर और जमीन से प्यार होता है आदमी को। अभी हमें तो इतना प्यार है जमीन से कि हम उसे बेच नहीं सकते, चाहे हम भूखे मर जाए क्यों ना, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। हमारा गांव के जो घर है, हम भूखे मर जाए लेकिन उस गांव के घर को बेच नहीं सकते। लेकिन हमारा बच्चा तो कहीं बैठ करके उसका कहीं मोल भाव कर देगा, कहेगा उससे क्या, उस जमीन से फायदा जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको उसके उपयोग के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हमने कभी उसको बताया नहीं। उसको पता होता लेकिन हमने कभी उसको बताया ही नहीं। कभी अपने गांव खेत उसको ले ही नहीं गए, कहे कि तुम तो या तो शेखावटी में पढ़ो, या JNU में पढ़ो, या पुणे में पढ़ो, या सिंगापुर और इंग्लैंड में जा करके पढ़ो। जहाँ जितनी क्षमता है उतनी हम उसको भेजते, लेकिन गांव की तरफ उसको नहीं भेजते हैं। गांव, पहले हम लोग छोटे थे तो गांव में लोग आते थे बाहर से, शहर से भी, लेकिन अभी जाना कम कर दिए। तो कुल मिलाकर के जो परिवार का सामंजस्य था, पहले एक समय था जब हम लोग चर्चा करते थे कि क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार होता है। ये संयुक्त परिवार जब किताब का विषय हो गया, संयुक्त परिवार पर समाजशास्त्र वाले किताबों में पढ़ा रहे हैं अब कि संयुक्त परिवार होता क्या है। कहीं ढूंढने से आपको 1000 परिवार में से एक परिवार मिल जाएगा संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार अब किताब की बात हो गई, जहाँ दादा दादी या और दूसरे चाचा चाची ताऊ सब लोग होते थे, और उनके साथ माँ बाप अगर कठोर होते थे तो चाचा ताऊ थोड़े कोमल होते थे, चाचा ताऊ थोड़े कठोर होते थे तो दादा दादी कोमल होते थे, और बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। कभी कोई थप्पड़ मारता था, कभी कोई प्यार करता था। अभी तो सिर्फ या तो थप्पड़ मारने वाले हैं या प्यार करने वाले हैं, और दोनों से बच्चा बिगड़ रहा है। या तो माँ बाप अपनी समस्याओं की वजह से थप्पड़ मारने के लिए उनके लिए बैठे हैं, या देख करके, किताब पढ़ करके ज़्यादा प्यार करने के लिए बैठे हैं। दोनों से काम नहीं चलेगा। संतुलन जीवन में जरूरी है, वो खत्म हो रहा जा रहा है। उसके केंद्र में संयुक्त परिवार का विघटन है। अब संयुक्त परिवार तो हम बना नहीं पाएंगे, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हम जब बड़े होने लगे थे तो बताया कि साहब मारुति परिवार आ रही है। ये मारुति परिवार क्या है? जहाँ पति होगा, पत्नी होगा, बेटे होंगे, बेटी होगी, यानी कि एक पति पत्नी बेटे बेटी ये परिवार होगा। अभी आपके बाद जो परिवार आ रहा है उसमें बेटा बेटी भी गायब है, उसमें से सिर्फ पति पत्नी है, और
और ये दोनों समानांतर चल रहा है। पहले समय 100 साल में बदलता था, 50 साल में बदलता था, फिर 10 साल में बदलता था, फिर साल भर में बदलने लगा, अभी तो हर महीने बदल रहा है परिवार, माने समाज। तो पति पत्नी बच्चे के बाद पति पत्नी वाला एक परिवार हो गया जिसमें बच्चे की ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत होगी तो गोद ले लेंगे कहीं से, बस। उसके बाद जो नई स्थिति आ गई है उसमें पति पत्नी की स्थिति भी गायब हो गई है। उसको संवैधानिक आधार मिल गया है, संवैधानिक आधार मिल गया है साहब, वो लिविंग में रह सकता है। और लिविंग में रहने के जो दुष्परिणाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुष्परिणाम नहीं मिल रहे हैं। लिविंग में रहना अच्छा है बुरा है ये बहस का विषय है, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम हैं वो अच्छे परिणाम हो तो खुशी की बात होगी, लेकिन बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा परिवार एक तरह से खत्म हो रहा है, या परिवार अगर दुर्भाग्य से या संयोग से या सुयोग से जो भी कहें अगर बचा भी है, बच्चे आपके साथ हैं भी पति पत्नी के साथ में, तो भी सारे अलग अलग कमरे में हैं या अलग अलग जगह में हैं, एक साथ बैठने के लिए उनके पास समय नहीं है। पति कब आ रहा है ऑफिस से या काम करके, पत्नी अपने रील में व्यस्त है, बेटा बेटी अपने काम में व्यस्त है, और कुल मिलाकर के जो है जो वास्तव में संस्कार जिसकी बात हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कर रहे हैं, अब शिक्षा के माध्यम से भाई ये परिवार खत्म हो रहा है, अब शिक्षा नीति के माध्यम से, क्योंकि हम पहले कहते थे स्कूल में जाने का उम्र 8 साल होगा, अभी हमने घटा दिया कॉन्वेंट की तरह से कि नहीं भाई परिवार में अब उसको जो नहीं मिल रहा है उसको बालवाड़ी में भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ संस्कार उसको मिलेगा। जो परिवार में संस्कार मिलना था वो बालवाड़ी में संस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो प्रयोग हो रहा है। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि बच्चा जब क्रेज में जा कर के रुकता है, पत्नी जो नौकरी करने जा रही है तो ऑफिस के क्रेज में रख देती है बच्चे को, और वहाँ पर वो बड़ा हो रहा है, थोड़ा उसको कोई नौकर बड़ा कर रहा है, दाई बड़ा कर रही है, उसको बिस्किट दे रही है, थप्पड़ मार रही है, खिलौना दे रही है, क्या दे रही है नहीं दे रही है उसको पता होगा, बच्चे को सिर्फ पता होगा और किसी को नहीं पता है। थोड़ा और बड़ा हो रहा है तो बोर्डिंग में चला जा रहा है, बोर्डिंग से जब घर आ रहा है तो फिर विदेश चला जा रहा है, और उसके बाद जब आप मृत्युशैया पर जा रहे होते तो कहता है मैं आके क्या करूँगा, मैं डॉक्टर थोड़े ना हूँ। डॉक्टर की ज़रूरत है भाई, पिताजी बीमार हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। पिताजी को वो पैसा भेज देगा, बहुत करेगा, तो पैसा भी भेजेगा कि नहीं भेजेगा नहीं पता, तो डॉक्टर की ज़रूरत है बेटे। यानी कि जो इमोशनल रिलेशन था वो ख़त्म हो रहा है। आप जिंदगी भर उसके लिए काम करते हैं, तमाम उठापटक करते हैं, और अंत में हो सकता है कि कभी कभी वो चिता में आग लगाने के लिए भी नहीं आ पाता है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता है, आ सकता है, लेकिन वो कहता है कि साहब हम जाके क्या करेंगे, आ जाएंगे आराम से, अगली फ्लाइट से आ जाएंगे, जल्दीबाजी क्या है। बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े जो लोग जा रहे हैं, देखिए कि उनकी चिता में आग कौन लगा रहा है। वो तमाम उदाहरण है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए उन्होंने तमाम कुकर्म किया, ज़िंदगी भर जेल में रहे अरबपति बन करके, उनका बेटा उनकी चिता में आग लगाने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या परिवार के साथ है, परिवार के साथ। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक माध्यम बना है, वो शाखा से परिवार तक, अभी शाखा पर संस्कार हो रहा था, अब परिवार में भी, पहले भी परिवार में जाते थे, पहले परिवार में प्रवास के लिए जाते थे, अब परिवार में प्रवास के साथ साथ जो है एक विशेष क्या कहते हैं कि प्रयोजन लेकर के जाना है कि परिवार के साथ, लोगों के साथ बैठ करके बात करना। पहले भी होता था वैसे तो, कि अब अभियान की तरह से हो रहा है, पहले भी जाते थे तो बच्चे से मिलते थे, घर के महिलाओं से मिलते थे, सबसे मिलते थे, बातचीत करते थे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और प्रेरित करते थे। अभी उसको एक आंदोलन की तरह से सबको, सिर्फ स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक या जो संगठन है उनके कार्यकर्ता ही नहीं करेंगे, बल्कि ये सबका आह्वान है कि हम अपने पड़ोसी के घर में जाएं, अपने पड़ोसी के घर में जाकर के उसके चर्चा करें। पिछले दिनों बड़ा मुहिम चला था बेल बजाने का, घंटी बजाओ। शहरों में ये बेल बजाने का मुहिम चला था कि पड़ोस में अगर पति पत्नी लड़ रहे हैं तो आप जाके घंटी बजा दो, नहीं तो एक की हत्या हो जाएगी या एक आत्महत्या कर लेगा।
जाओ घंटी बजाओ, तुम्हें पता तो चल जाता है पड़ोस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जाते नहीं थे। अगले दिन जो है बाद में पता चलता था दुर्घटना हो गई। तो घंटी बजाओ। आप जब उस बीच में जाकर के हस्तक्षेप करते हैं, बातचीत करते हैं, घर में चले जाते हैं, कितने भी लड़ रहे हों फिर आपके साथ हो जाएंगे वो चर्चा में, फिर एक मना स्थिति खत्म हो जाती, फिर वो लड़ाई खत्म हो जाती है। लड़ाई कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जो राजनीतिक है, वो लड़ाई तो भावनात्मक है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से है, संवादहीनता की वजह से है, बात न करने की वजह से है, वो खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आचार्य श्री की परंपरा को अगर जिंदा रखना है, राष्ट्र को अगर विकसित भारत 2047 में सच में जिस तरह से हम सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, वैसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, न सिर्फ राजनीतिक रूप से, न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक रूप से भी, मन और बुद्धि दोनों के रूप से, क्योंकि हम दिमाग का तो खूब विकास कर रहे हैं किताबों को पढ़ पढ़ करके, और वो दिमाग का विकास हमारा क्या कर रहा है, जो ज़्यादा अभी की आधुनिक जो शिक्षा पद्धति हमारी रही है, जिससे हम पढ़ लिख करके बढ़े हुए हैं, उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके सुपरिणाम जो है आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि अभी शिक्षकों को पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, विद्यार्थियों को भी नहीं पता चल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, इसके परिणाम क्या आने वाले ये भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जिस शिक्षा पद्धति से हम सभी पढ़ कर के आए, जो हमें व्यक्तिवादी बनाया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा जातिवादी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा स्वार्थी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो ज़्यादा लोभी बन गया, जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया वो बड़ा आतंकवादी बन गया। अब आप देखें कि बन गया। आप देखें कि पिछले दिनों आपने अखबार का पन्ना देखा, 4-4, 5-5 डॉक्टर्स के, जो अच्छे डॉक्टर्स, खराब डॉक्टर नहीं थे, अच्छे डॉक्टर थे, पीजी किए थे, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए थे, लेकिन आतंकवादी बन गए। जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी दूसरे की जान बचाना, वो दूसरे की जान लेने लगा। ये उस पढ़ाई लिखाई का दुष्परिणाम है, परिवार का, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ परिवार का भी है। बच्चा कमरे में बैठ कर के दिनों रात चाटे जा रहा है किताब। अब बड़े गर्व से लोगों से कहते हैं हमारा बच्चा तो जो दिन भर पढ़ता रहता है, किसी से बात नहीं करता, खेलने नहीं जाता है, पढ़ने में व्यस्त रहता है लगातार। वो पढ़ करके क्या बन रहा है आपको नहीं पता है। वो पढ़ लिख करके दिमाग को अपने मजबूत कर रहा है, लेकिन दिल को मजबूत नहीं कर पा रहा है, शरीर को मजबूत नहीं कर पा रहा है। और शरीर और दिमाग, शरीर और दिल अगर उसका मजबूत नहीं हुआ तो फिर दिमाग से वो खुराफाती होगा। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है कि जितना दिमाग का विकास होना है, उसी के अनुपात में दिल का और शरीर का भी विकास होना है। जो महर्षि अरविंद कहते थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, जो गांधी जी कहते थे, जो विवेकानंद जी कहते थे कि भाई हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, शरीर का विकास करना है। सिर्फ पढ़ पढ़ करके आंख पर मोटे चश्मे नहीं लगाने हैं, बल्कि ऐसे जुगत करना है कि चश्मा लगाना ही नहीं पड़े। तो कैसे ये संभव होगा? तब संभव होगा जब हम संवेदनशील होंगे, विषयों को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपने भाई को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपने पिताजी को लेकर के संवेदनशील होंगे, अपनी माताजी को लेकर के संवेदनशील होंगे। वो संवेदनाएं कम हो रही हैं, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। परिवार को मजबूत और संवेदनशील और संस्कारवान बनाने की ज़रूरत है। क्लास में आकर के वो बच्चा को हम कितना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा दें, अगर परिवार में उसको नहीं वो संस्कार दिया गया है तो उसके समझ में नहीं आएगा। उसको लगेगा गुरुजी बकवास कर रहे हैं, किसी और पुरातन समय की बात कर रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें तो नौकरी चाहिए, और वो नौकरी चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा हो। बाद में उसे पता चलेगा मरते समय कि उस पैसे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी मुझे ज़िंदगी भर। जिस पैसे के लिए मैं ज़िंदगी भर भाग रहा था, वो तो पैसा न जाने किसके बैंक के अकाउंट में है। वो बैंक के अकाउंट में, उससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस बच्चे के लिए हम करें तो वो तो बच्चा हमारा निकला ही नहीं, वो तो किसी और का बच्चा हो गया। वो बच्चा जो है मान ही नहीं रहा है कि हम उसके पिताजी हैं, उसके माताजी हैं, उसके परिवार के हैं। वो तो अपने काम में व्यस्त है, अपने ढंग से रह रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बोध तब होता है जब मृत्यु शैया पे जाते हैं, और फिर कोई अपने पास मशीन नहीं है जो वापस आए। सिर्फ दिमाग उस समय वापस आता है, परेशान होता है, और परेशान होकर के हम जो है एक तरह से स्वर्ग को जाते हैं। और परेशान होकर के जब स्वर्ग को जाते हैं तो फिर ब्रह्मलीन नहीं होते हैं। फिर कितनी लोग कल्पना कर ले कि आपको जो है श्री प्रभु के चरणों में जगह मिले, नहीं मिलेगा।
क्योंकि छटपटाते हुए आप मर रहे होते हैं कि ज़िंदगी भर मैं क्या कुकर्म कर रहा था, क्या गलत काम कर रहा था जिसकी वजह से जो है ये स्थिति। वो ऑलरेडी मरते समय लोगों के माइंड की मैपिंग की जा रही है और मरते समय लोगों के मन में क्या चल रहा है इसको पढ़ा जा रहा है। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मरते समय इसको वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना परेशान है मरते हुए। और परेशान सिर्फ इसी बात से है कि ज़िंदगी भर जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो गलत मैंने कर दिया, लेकिन अब अगले जन्म में पता नहीं क्या उसको मिलेगा, नहीं पता है, लेकिन उस समय छटपटाते हुए हो जाता है। मन में उसके अपराध बोध लगातार बनता रहता है जब वो मृत्युशैया पे रहता है। तो वो कम लोग होते हैं जो अपने हाथ हथेली को सिर पर रख करके और ब्रह्मलीन हो जाएं, ऐसे कम लोग। तो इसलिए ऐसे समाज की ज़रूरत है, ऐसे परिवार की ज़रूरत है। ऐसे परिवार से ही समाज बनेगा। तो उसके लिए व्यक्ति निर्माण की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्ति मिल करके परिवार को अगर बनाएंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ सबके लिए लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं हूँ, ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे कि नारी सशक्तिकरण के लिए हम जो है भाषण दिन भर दे रहे होंगे, लेकिन घर में नारी अपनी परेशान होगी। ऐसे ढेर सारे ये विरोधाभास जो हमारे जीवन में है वो हमें परेशान कर रहा है। ये विरोधाभास हमें परेशान कर रहा है। हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कितने परेशान हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। और जब हम परेशान होंगे तो स्वाभाविक है कि न तो हमारी उन्नति होगी न तो दूसरे की उन्नति होगी। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपने परिवार के साथ में, और अपने परिवार के साथ में जब हम बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा परिवार फिर दूसरे परिवार के साथ भी जाकर बातचीत करेगा। जब हम पड़ोसी धर्म बताएंगे कि पड़ोसी धर्म होता क्या है, बच्चे किस तरह से पड़ोसी को लेकर के जो हमें संजीदा होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। पड़ोस में अगर कहीं कोई समस्या है तो वो हमारी अपनी समस्या है, उसको समझना चाहिए। पड़ोस में अगर गंदगी है तो उसे हमें अपनी गंदगी समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छत पर जाकर के कूड़े को पड़ोस में फेंक दो अगर कोई नहीं देख रहा है तो कुल मिलाकर के हमें जो विषय अभी कुटुंब प्रबोधन का, परिवार के साथ संवाद का, परिवार के साथ संस्कार का, परिवार के साथ मूल्य का जो विषय है, अगर उस पर हम केंद्रित कर दें तो हमारा पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा जो है नागरिक बोध अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वबोध अपने आप आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के चूँकि हम सभी परिवार वाले हैं तो इसलिए अगर ये अभियान आज से शुरू करें तो मुझे लगता है कि ब्रह्मलीन आचार्य श्री नटवरलाल शर्मा जी की आत्मा को परम शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।